बहुत सारी एप्लीकेशंस क्या है, जब भी हम किसी एक रोड को वाटर में डालते हैं वो रोड क्या बैंड हो जाती है, अपने को मुड़ी हुई दिखाई देती है। जब भी लेमन होते हैं, नींबू होते हैं, उनको पानी में डालते हैं उनका साइज बढ़ जाता है। जब भी हम किसी चीज को पानी के अंदर से देखते हैं तो वो चीज अपने को उठी हुई दिखाई देती है। मतलब कि कोई सिक्का रख दिया हमने, या आप ये घर पे भी करके देखते थे कि कोई स्केल ले लिया, फट्टा होता स्केल दो, उस स्केल को जैसे जैसे आप नंबर प्लास्टिक वाले जो स्केल होते हैं आप कॉपी के ऊपर रख के नंबर के वर्ड्स के ऊपर रखते थे, वर्ड्स उभरे हुए दिखाई देते हैं। या ग्लास की स्लैब होती है नीचे पड़ी हुई दिखाएंगे, उस ग्लास की स्लैब को जैसे ही आप किसी वर्ड्स के ऊपर रखोगे वो वर्ड्स वहां से उठे हुए दिखाई देंगे। ये सब एप्लीकेशंस है रिफ्रैक्शन की। या सूरज अभी आता नहीं है, सनराइज नहीं होता, लेकिन फिर भी अपने को 2 मिनट पहले दिख जाता है, सनसेट होने के बाद भी 2 मिनट तक बाद में दिखता रहता है। ये सब एप्लीकेशन है रिफ्रैक्शन की। इसमें से गिनी चुनी एप्लीकेशन अपने को पढ़नी है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहली एप्लीकेशन पढ़नी है अपने को नॉर्मल शिफ्ट, फिर पढ़नी है लेटरल शिफ्ट, फिर पढ़नी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉर्मल शिफ्ट से। अब तक का रिवाइज करा रहे हैं पहले, ताकि क्लास का फिर रिदम बन जाए। हमने फर्स्ट टॉपिक किया था व्हाट इज रिफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हाइल पासिंग थ्रू वन मीडियम टू अनदर ओब्लिकली। जब भी एंगल, किसी एंगल के ऊपर लाइट जा रही होगी और वो क्या करेगी, किसी मीडियम में जाते जा, मान लो इस मीडियम में से पास कर रही है, तो वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी उसका पाथ, या तो अवे फ्रॉम नॉर्मल चला जाएगा या टुवार्ड्स द नॉर्मल। वो सीधी की सीधी जा रही, सीधी ऐसे कैसे नहीं जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी, वो कैसे जाएगी, या तो इस तरफ बैंड हो जाएगी या इस तरफ बैंड हो जाएगी। यहां तक समझ आ गई? ठीक है। फिर हमने पढ़े थे रिफ्रैक्शन के 2 लॉ। रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ कहता है ऑलवेज ही इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ऐसे नहीं कि लाइट यूं आ रही है, ये नॉर्मल है, और फिर लाइट यूं बैंड होगी, नहीं, लाइट या तो यूं बैंड होगी इसके पास या इससे दूर। फिर हमने इसका सेकंड लॉ पढ़ा था रिफ्रैक्शन का, ऑलवेज ही साइन आई बाय साइन आर कितना होता है, म्यू। समझ आ गई? एक क्वेश्चन आता है छोटा सा, वो पहले बता देते हैं। व्हेन डज स्नेल्स लॉ फेल, ये आपको लिखना भी है साथ साथ। व्हेन डज स्नेल्स लॉ फेल, स्नेल्स लॉ फेल कब होता है वो सुनो। आपको पता है स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू। यहां तक समझ आ गई? इस म्यू को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आज के हमारे टॉपिक रहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको अच्छे से बताएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद ये एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो, जब साइन आई, जब आई इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब कि ये हमने बना दिया सरफेस, ये हमने बना दिया नॉर्मल। आई 0 होने का मतलब है लाइट कैसे आ रही है, बिल्कुल इसके साथ साथ आ रही है, नहीं आ रही, नहीं आ रही इसके साथ साथ, सीधी आ रही है। क्यों सीधी आ रही है? क्योंकि एंगल तो अपन नॉर्मल के साथ देखते हैं ना, ये नॉर्मल है मान लो, तो लाइट कैसे आ रही है, सीधी। क्या आप एंगल बनाएगी ये? नहीं। तो आई 0 है, उस टाइम पे आर भी कितना होता है, 0, क्योंकि सीधी लाइट बिल्कुल सीधी स्ट्रेट पास कर जाती है। जब आई 0, इसलिए आर भी क्या, 0। जब आई 0 पुट करोगे तो साइन 0, तो नीचे भी क्या पुट करना पड़ेगा, क्योंकि साइन जब आई 0 होता है तो आर भी 0 होता है, इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू। तो 0/0 फॉर्म आ जाती है, जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। अभी तो हम कहते हैं हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कहीं पे 1.5 आ रहा तो हमेशा 1.5 आना चाहिए, लेकिन 0/0 फॉर्म को तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसलिए स्नेल्स लॉ फेल व्हेन एंगल आई इज इक्वल टू 0। व्हेन एंगल आई इज इक्वल टू 0, स्नेल्स लॉ फेल ना। किसी भी चीज के अपॉन में 0 आ जाती है तो वो डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे है ना, हम कहें 10/2 है, इसका मतलब क्या है, 10 चीजें हैं, 2 लोगों में बांटो, सबको कितनी मिलेंगी,
दोनों को 5/5। अगर ऐसे आते 10/10/10, इसका मतलब क्या है, सबको एक एक मिल जाएगी। अगर 10 चीजें 0 लोगों में बांटो, क्या बांट सकते हो? उसके पास तो रहेगी जो बांटने वाला होगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए नॉट डिफाइंड फॉर्म होती है। इसको या तो इन्फिनिटी से भी लिख देते हैं, ठीक है। ऊपर वाली 0 के पॉन में अगर मैं यूं कहूं 0 लोगों चीजें हैं वो 10 लोगों में बांटो, वो तो बांट सकते हैं कि सबको ये लो भाई, सबको 0 0 0 हमने दे दी, वो तो हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए किसी के पॉन में 0 है वो पॉसिबल नहीं होता। स्नेल्स लॉ फेल होता है जब एंगल I = 0 होता है। एक दिन की छुट्टी भी खतरनाक है इस चैप्टर के अंदर, हर एक चीज एक दूसरे से लिंक चल रही है। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर रहे हैं, जो आज से भी समझ रहे हैं उनको समझ आएगा, कल से समझ नहीं आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये पूरे के पूरे चैप्टर को हमारी स्पेशलिटी है कि इसको एक ही सूत्र में बांध देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सूत्र में बांध देंगे, कि मतलब हर चीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में देखी जा सकती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक और डेफिनेशन भी होती है। देखो, जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी, मान लो कि ऊपर वाला मीडियम एयर है, नीचे वाला मीडियम वाटर है, एग्जांपल दे रहे हैं, तो यहां जितनी स्पीड है और यहां जितनी स्पीड है, क्या हर बार इसमें स्पीड सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी? हर बार स्पीड सेम रहेगी, क्योंकि मीडियम भी क्या है, सेम। तो इसको हम दो मीडियम की स्पीड की रेशो भी कह सकते हैं, वो भी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट। अब मान लो पानी में कोई बंदा जितनी तेज चल सकता है और हवा में जितनी तेज चल सकता है, हर बार दोनों में सेम तेज चलेगा या अलग अलग तेज चलेगा? इन दोनों की रेशियो हमेशा क्या आएगी, सेम। ऐसा थोड़ी है कि एयर कहेगी कि आज में 3 × 10⁸ से एयर लाइट चल रही है इसके अंदर, कल एयर के अंदर 4 × 10⁸ से चलेगी, ऐसा होगा कभी? ये वाटर के अंदर 2 × 10⁸ से चल रही है 8 मीटर/सेकंड से, अगले दिन जाके वो कहेगी ना भाई मैं तो 1 × 10⁸ से चलूंगी, नहीं। तो हमेशा ये दोनों स्पीड सेम रहेंगी, उनकी रेशियो भी क्या आएगी, सेम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ गया? अगर मान लो लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है V1/, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सभी यहां ध्यान दो, जिस मीडियम से लाइट आ रही होती है वो हमेशा जहां जा रही है वो तो यहां लिखते हैं। अब मीडियम 1 में जा रही है या 2 में जा रही है? 2 में जा रही है, जिसमें जा रही थी वो इसके चरणों में लिखते हैं, ठीक है। बाकी कहीं भी लिख सकते हैं। अगर यहां लिखा है इसका मतलब क्या, लाइट जा कहां रही है, 2 में। आई कहां से होगी, 1 में। अगर ऐसा लिख दिया लाइट कहां जा रही है, 2 में, आई कहां से है? अगर ऐसा लिख दिया लाइट जा कहां रही है, 2 में, आई कहां से है, 1 में। हर बुक का अलग अलग इकट्ठा ही बता दिया आपको। अगर लाइट यूं जा रही हो तो भी जा कहां रही है, 2 में। जो चरणों में पड़ा है उसी को ही कामयाबी मिलेगी, मतलब उसको पहले तवज्जो देंगे। हम कहेंगे लाइट, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। यहां तक समझ आ गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब इसको क्या लिखे यहां पे, लाइट जा किस में रही है, 2 में, आई किससे है, 1 से। यहां तक समझ आ गया? तो इसको हम क्या कह सकते हैं, स्पीड की रेशो भी कह सकते हैं। यहां तक समझ आ गई? अगर मान लो अपने को पता हो कि लाइट एयर से आ रही है या वैक्यूम से आ रही है, तो ये 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये सुनो। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of any medium with respect to air, वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस, ठीक है। वैसे ही वैक्यूम के होता है, लेकिन एयर में और वैक्यूम में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता स्पीड का, हम एयर भी ले सकते हैं।
तो ये आ जाएगा, मान लो जैसे कि मैं कह दूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, इसका मतलब क्या होगा, लाइट कहां से आ रही है, एयर से, और जा कर रही है डायमंड में। तो जहां से लाइट आती है उसकी पहले स्पीड लिखते हैं, नीचे किसकी स्पीड लिखते हैं, जहां लाइट जा रही है। समझ आ गई। अगर मैं लिख दूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल, तो इसका मतलब लाइट कहां से आ रही है, एयर से, जहां कहां रही है, ऑयल में। यहां तक समझ आ गई, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक है, इसी का बता रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही। इससे आप समझते क्या हो, क्वेश्चन होता है व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक बच्चा पूछता है कि सर इससे हम समझे क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। जितना जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उतनी उतनी स्पीड क्या होगी उस मीडियम के अंदर, कम। मान लो एक एयर से लाइट आ रही है सभी में, तो सभी के लिए V1 ऊपर वाली चीज तो क्या होगी, सेम। V1 की जगह क्या पुट कर देंगे, C, क्योंकि एयर से है। लेकिन मैं कहूं एक एयर से लाइट जा रही है कैरोसिन ऑयल में, एक एयर से लाइट जा रही है मिल्क में, और एक एयर से लाइट जा रही है ग्लास में, सबके लिए स्पीड क्या होगी, अलग अलग। जिस मीडियम में स्पीड सबसे कम होगी उस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सबसे ज्यादा। यहां तक समझ आ रही है। या हम कहें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां से निकालना चाहें, वैसे आपको बता रहे ट्रिक से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां से निकालना चाहें तो म्यू V2 कितना हो जाएगा, V1 बाय म्यू 2 1, तो सॉरी हाँ इतना हो जाएगा। तो हम कहेंगे किसी भी चीज, दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यह बताता है किसी मीडियम में स्पीड पहले वाले मीडियम का कितने टाइम है ना, कितना पार्ट है। मतलब यहां 2 आ जाता, हम कहेंगे फर्स्ट मीडियम का सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने क्या इंफॉर्मेशन देता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंफॉर्मेशन देता है कि मीडियम के अंदर किसी मीडियम में स्पीड ज्यादा है या कम है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो स्पीड क्या होगी उस मीडियम में, कम। समझ आ गई। और दूसरे शब्दों में कहें तो ये बताता है जितना ये ज्यादा होगा उतनी स्पीड क्या होगी, कम। तो वो मीडियम डेंसर होगा या रेयर होगा, डेंसर। रेयर का मतलब होता है हल्का, एक होता है रेयर और एक होता है डेंसर। अगर ये ज्यादा होगा स्पीड उतनी क्या होगी, कम। अब मीडियम हल्का होगा या भारी होगा, भारी होगा, मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो लिखा है इसका आंसर, इट टेल्स अबाउट density of medium. It tells about density of medium. और इसकी अगली डेफिनेशन लिखो, इट गिव्स द वैल्यू ऑफ speed in any medium with respect to another medium. समझ आ गई यहां तक। नेक्स्ट देखो, आपको हमने बताया था कि जब भी लाइट रिफ्रैक्ट होके आती है, रिफ्रैक्शन के अंदर आपको 3 मेन पॉइंट बताए थे। उसकी एक तो एनर्जी चेंज नहीं होती लाइट की, क्योंकि एनर्जी चेंज होती तो क्या चेंज हो जाता, कलर चेंज हो जाता। मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है स्पीड ऑफ लाइट। और तीसरा पॉइंट आपको बताया था ये एक सरफेस फिनोमिना है। तो आप देखो अगर एनर्जी चेंज नहीं होती, E इज इक्वल टू क्या होता है, H न्यू, तो क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, नहीं। यहां तक समझ आ रही है। आपको पता है फ्रीक्वेंसी का एक रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C बाय लैम्डा। C चेंज होता नहीं, C होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अगर किसी मीडियम में होगी तो क्या लिख देंगे इसको, V। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, V बाय लैम्डा। अगर V चेंज होता नहीं तो क्या चेंज होगा, लैम्डा चेंज होगा। अभी आपने पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है V1 बाय V2। V1 की जगह यहां से क्या लिख सकते हैं, देखो ये उधर चला जाएगा,
V1 क्या बन जाएगा, न्यू 1 इंटू λ1। V2 क्या बन जाएगा, न्यू 2 इंटू λ2। समझ आ रही है यहां तक? जिसको नहीं आ रही वो दोबारा समझो। अभी अभी आपने ये समझा कि फ्रीक्वेंसी में ये रिलेशन था, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेलोसिटी बाय लैम्डा। तो यहां से बताओ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। एक तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। दूसरा, क्योंकि लाइट की एनर्जी चेंज नहीं होती और E इज इक्वल टू होता है एच न्यू, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होती। अगर ये कांस्टेंट रहती है रिफ्रैक्शन के दौरान तो ये भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट रहेगी, ये याद रखो। अभी आपको पता है क्या होता है, V1 बाय V2। V1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, λ1 न्यू 1। V2 की जगह λ2 न्यू 2। आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, तो न्यू 1 इज इक्वल टू क्या होता है, ये कट गया। यहां तक समझ आ गई? तो एक इसकी और डेफिनेशन आ गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ये क्या होती है, λ1 बाय λ2। यहां तक समझ आ रही है? वो न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए पता होनी चाहिए, और ऐसे पूछेंगे नहीं कि इसकी डेफिनेशन लैम्डा की टर्म बताओ। म्यू समझ आ रहा है, साइन आई बाय साइन आर, ऐसे करते करते आगे आगे बढ़ते जाएंगे। एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, पहले वो लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। लाइट इज कमिंग फ्रॉम एयर टू ऑल given medium at same angle। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम दे रखे हैं, ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 0.24, बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 2.24, सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.33 और डी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 0.12। वो अपने से क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, फर्स्ट इज इन विच मीडियम स्पीड ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम। दूसरा क्वेश्चन, फॉर विच मीडियम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज मैक्सिमम। पहले मत बताना, एक बार डिस्कस करेंगे। फॉर विच मीडियम रिफ्रैक्शन इज मैक्सिमम। पांडे जी कहाँ हो? इसका फर्स्ट का आंसर बता दो। लाइट आ रही है एयर से सेम एंगल के ऊपर, ऐसे 4 मीडियम दे रखे हैं, 1 2 A B C एंड D। वो पूछ रहे हैं इन विच मीडियम स्पीड ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम। कौन से मीडियम के लिए स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी? ये रामबाण है, ये गुरु मंत्र है, इसको याद रखना, कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा। अब पांडे जी को समझ नहीं आ रहा, हम समझा रहे हैं या क्वेश्चन पूछ रहे हो, कह रहे हैं। आप बता दो। स्पीड ऑफ लाइट के मैक्सिमम कौन से मीडियम के लिए रहेगी? ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए या डी के लिए? नेहा बताएगी। डी ठीक है। क्यों? क्योंकि सब में लाइट तो आ रही, तो ऊपर वाली जिसमें से आ रही है वो तो ये है, जहां लाइट जा रही है वो क्या है, ये। अब मुझे पता है जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसके लिए स्पीड क्या होगी, कम। जिसके लिए ये कम होगा उसके लिए क्या होगा,
ज्यादा, क्योंकि जहां लाइट जा रही होती है उसका जिक्र करता है हमेशा। मैंने कहा जो चरणों में पड़ा, जहां लाइट जा रही है ये उसका जिक्र करेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का कम है उसके लिए स्पीड क्या होगी, ज्यादा। सबसे कम किसका है, डी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। फॉर विच मीडियम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज मैक्सिमम, ललिता बताएगी। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मैक्सिमम किसके लिए होगा, कैप्टन बताएंगे, कैप्टन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मैक्सिमम किसके लिए होगा, डी के लिए, वेरी गुड। क्योंकि जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए सबसे ज्यादा, उसके लिए क्या होना चाहिए सबसे कम। मतलब ये समझ लो, ये इसकी बात आता है जो नीचे चीजें हैं हमेशा ही। जहां से लाइट आई है वो ऊपर लिखा, उसके बारे में कुछ, वो तो कांस्टेंट है। जहां से लाइट आ रही है वो ये होता है, ये सबके लिए कांस्टेंट है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है, हमेशा 2 का होता है, जो चरणों में पड़ा होता है, जो झुक के बात करता है उसी को फल मिलता है। जिस पेड़ पे फल लगता है वो झुक जाता है कि नहीं जाए भगवान, बताना मत किसी को। फॉर विच मीडियम रिफ्रैक्शन इज मैक्सिमम, रिफ्रैक्शन किसके लिए मैक्सिमम होगी, रजनी बताएगी। मीडियम बी के लिए। क्यों बी के लिए, क्योंकि जिसके लिए रिफ्रैक्शन ज्यादा होगी वो सबसे कम रिफ्रैक्टिव एंगल बनाएगा। इसके लिए रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा है, इसमें थोड़ी कम हुई है, इसमें हुई भी नहीं, सीधा चला गया। तो हम कहेंगे जिसमें एंगल सबसे कम बनता है उसमें एंगल रिफ्रैक्शन का सबसे ज्यादा। किसके अंदर रिफ्रैक्शन ऑफ एंगल सबसे कम बनेगा, जिसके लिए इसकी वैल्यू क्या होगी सबसे ज्यादा, उसके लिए क्या होगा सबसे कम। सबसे कम होने का मतलब लाइट बहुत ज्यादा बैंड हो चुकी है। तो हमें ये किस मीडियम के लिए ज्यादा होगा, बी के लिए। ये कौन सी मीडियम के लिए था, डी के लिए।